नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है। इन द ईयर 1975 व्हेन मिसेस गांधी इम्पोज्ड नेशनल इमरजेंसी, जब उन्होंने लगाया, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी भी इस बात को बोला जाता है कि मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगा दी गई थी। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975 मिसेस गांधी रिपील्ड दिस एक्ट which used to give protection to the newspaper and the purpose was very much clear. पर्पस क्या था कि डिसेंट और इनकन्वीनियंस को कंट्रोल करना, यानी उनके खिलाफ न्यूज़पेपर में कुछ नहीं निकलना चाहिए। और इसीलिए वो एक समय था जहां पे न्यूज़पेपर की प्रायर स्क्रीनिंग या सेंसरिंग भी होती थी, जिसको आप कह सकते हो कि न्यूज़पेपर में क्या निकलने वाला है उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल रहता था। तो वो कंट्रोल तभी हो सकता था जब इस प्रोटेक्शन को हटा दिया जाए। सो बेसिकली ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975 this legislation was repealed, but remember this qualified privileges were revived again by the Janata Party government in the year 1977. तो 1977 में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1977 को जनता पार्टी सरकार लेकर के आई थी। द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 1975, दिस वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। और इसके थ्रू इन्होंने क्या कर लिया था, जो 1956 के समय जो प्रोटेक्शन दिया गया था उस पोजीशन को लगभग रीइंस्टेट किया गया। सो इन दैट वे बेसिकली सम प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू डिफरेंट मीडिया हाउसेस against any kind of action once the content which they are going to be published, that is in the public interest and simultaneously that is substantially करेक्ट और सब्सटेंशियली ट्रू, तो उसको वहां पे यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्शन दिया। तो एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक हम लोगों ने जो मेन एनालिसिस के बाद चीजें समझ में आई कि इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस द प्रिविलेजेस आर नॉट डिफाइंड, what amounts to contempt of court there is also not absolute clarity. So it is the discretion of the house that what they feel that it is, it is the contempt of the court. And the another important thing is, if the house believes or the house finds after the conducting the inquiry that there is a breach of parliamentary privileges, then in that circumstances what kind of punishment should be awarded, still there is no clear cut guideline. तो अभी तक आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, उन्होंने कभी भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को रिव्यू नहीं किया है, रिवाइव नहीं किया है। राजा रामपाल के केस में भी और उसके पहले के भी जो केसेस हुए हैं, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है इस केस में कि हम रिव्यू करेंगे जस्ट टू चेक दैट वेदर देयर इज एनी सब्सटैंटिव इलीगैलिटी और नॉट, सब्सटैंटिव इलीगैलिटी एंड नॉट द इरेगुलरिटी। और जब सब्सटैंटिव इलीगैलिटी की आप बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि द इंक्वायरी विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय So now today we are going to take up another case which is very important for you, and para 431। अब ये तो बेटा अब क्या है पैरा 431, बताओ क्या है, मुझे देखना पड़ेगा। एक काम करें, इसको भी पढ़ लेते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद तुम पूछ लेना मेरे से क्या है पैरा 431, मैं भी देख लूंगी, वरना बीच में ना अभी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं। So let's see another important case which is the case of office of profit। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये जो केस है ये आपका मेंशन्ड है जया बच्चन के केस में। जया बच्चन का केस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एंड दिस केस इज ऑल्सो इट इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। इंटरेस्टिंग है ये, इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज यू शुड नो सर्टेन थिंग्स अबाउट विच मे बी यू आर नॉट अवेयर। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोगों ने देखा था व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस आर्टिकल 102, तो 102 में हम लोगों ने जब क्वालिफिकेशन की या डिस्क्वालिफिकेशन की जब भी हम लोगों ने बात करी है इन द केस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज बोथ,
तो हमको क्या समझ में आया है 102 एंड 191 में, दैट देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो एक बार जरा क्विकली 101 पढ़ लेते हैं इसमें से, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। जरा 102 देखते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द केस ऑफ जया बच्चन। वन 102 में आप देखिएगा, अंडर आर्टिकल 102 द डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। So what it says, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament। समझ में आया ना? तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ना तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है तो इलेक्शन लड़ पाएगा, और मान लीजिए जब लड़ा तब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहा था, लेकिन लड़ने के बाद उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लिया, देन ही कैन नॉट कंटिन्यू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 ही विल बी डिस्क्वालिफाइड, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब 102 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक लूपहोल बनाया हुआ है। वो लूपहोल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इसको देखिएगा, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state। तो एक चीज एकदम क्लियर है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में they are not talking about the private employment, they are very categorically and clearly mentioning that the office of profit means under the control of the government of profit। So according to article 102 she is डिस्क्वालिफाइड, ये डिस्क्वालिफाइड है। जब मैटर कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट में इन्होंने बोला कि मैं कोई भी बेनिफिट इस ऑफिस से नहीं ले रही हूँ, गाड़ी भी मैं अपनी यूज करती हूँ, फोन भी मैं अपनी यूज करती हूँ, सैलरी मैं कोई ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं वहां पे कोई नौकर चाकर या इस तरीके का या फोन बिल इस तरीके का कोई भी बेनिफिट मैं नहीं ले रही हूँ। तो अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है भी तो बिकॉज आई एम नॉट अवेलिंग एनी प्रॉफिट फ्रॉम दिस ऑफिस, so ideally I should not be disqualified, because even if the profit is office of profit, then too I am not availing any such benefit। तो अब इसमें देखिए इन्होंने एक नया चीज डाला कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना सफिशिएंट है, कि ये भी जरूरी है कि besides having that beside considering that office as office of profit, whether the person is also drawing any kind of benefit from that office or not। as she is saying कि मैंने ना तो ऑनरेरियम लिया, ना मैं गाड़ी यूज करती हूँ, 5,000 रुपए महीना इसमें जो है ऑनरेरियम मिलता है, ना तो मैं वो यूज करती हूँ, मैं किसी भी तरीके का कार ड्राइवर कुछ भी मैं यूज नहीं करती, तो बेसिकली ना ही मैं एकोमोडेशन यूज करती हूँ, तो बेसिकली मैंने इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्चुअल में कुछ भी अवेल नहीं किया है। अब इसमें क्या है कि जब इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि वेदर दिस ऑफिस इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Here in this case, the Supreme Court has held that it is not important that whether you are drawing any kind of benefit from a particular office or not. The important thing is whether that office is office of profit or not. So it is not a deciding factor that whether you are going to avail any kind of benefit from that office. So even if you are not availing, but according as per the structure of this office, it is very much clear that this office is office of profit. और अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 शी इज डिस्क्वालिफाइड। तो इनको क्या कर दिया गया, इनको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बारे में आप लोगों को आई थिंक की जानकारी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया, शी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। सो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट शी कैन नॉट कंटिन्यू एज अ member of the house. She will have to put her resignation and she will again contest the election, यानी रिजाइन करेंगी, उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की पोजीशन को छोड़ेंगी, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगी और लड़ करके ये दोबारा आएंगी। इसी समय एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी, इसमें कांग्रेस ने भी जया बच्चन के ऊपर टारगेट किया था कि जया बच्चन एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करती हैं। इसी समय कांग्रेस की जो चेयरपर्सन थी मिसेस सोनिया गांधी, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया। और एलिगेशन क्या लगाया गया, एलिगेशन ये लगाया गया
कि शी इज ऑल्सो होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनका क्या था, शी वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एज वेल एज शी वॉज MP, शी वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रायबरेली। तो रायबरेली से सांसद भी हैं, सांसद होने के साथ साथ वो जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन भी हैं। सो द ऑफिस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन का जो पोजीशन है, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इस केस में क्या हुआ, मिसेस गांधी को भी ये माना गया कि she is also holding an office of profit and she was also forced to give a resignation। उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दिया, वो दोबारा इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन लड़ करके वो दोबारा जीत करके आई। लेकिन इसी बीच में एक काम किया गया। काम क्या किया गया, काम ये किया गया कि ये जो आपका द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है, which basically exempts certain offices from the category of office of profit, उसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के ऑफिस को भी डाल करके उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। सो व्हाट इज बेसिकली व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इन दिस केस, एक्चुअली the office which she was holding, for which she was disqualified and for which she was bound to put her resignation, now the same office became non-profitable because there was an amendment in the corresponding legislation, and in that legislation it was clearly mentioned that this office will not be considered as office of profit। तो दोबारा लड़ करके आई और दोबारा लड़ करके वो फिर इसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन बनी। बट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड द सब्सिक्वेंट कंडीशन, द बेसिक डिफरेंस इज अर्लियर दिस ऑफिस वाज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, but now after the amendment the same office is not the office of profit। तो ये एक चीज ऐसी है जिसमें कि आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें पार्लियामेंट ने, क्योंकि इसमें जो आपका मैंने अभी बताया ना कि 102 का सब क्लॉज ए में जब ये कहा जा रहा है the government of any state other than any office declared by parliament by law not to disqualify its holder, इन्होंने अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके इस ऑफिस को जो पहले प्रॉफिटेबल माना जाता था उसको नॉन प्रॉफिटेबल मींस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर कलाम he was the president of India and he became extremely furious, क्योंकि obviously वो एक ऐसी शख्सियत थे जो कि अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। और आप में से अगर काफी लोगों ने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति भवन में रह करके भी, राष्ट्रपति भवन के अंदर न रह करके बाहर उन्होंने अपनी कॉटेज बना रखी थी और वो उसी कॉटेज में रहते थे। सो ऑब्वियसली इज लाइक लता जी, वो भी एक ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर है जिनको हर कोई एक्सेप्ट करता है और हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ये जो किया सरकार ने, दिस मेड डॉक्टर कलाम एक्सट्रीमली एंग्री, और उनको ये लगा कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पार्लियामेंट ने अपनी पावर का एक्सरसाइज किया है, दिस इज अ बेसिकली misuse of power, this is not the use of power and in fact you can say that this is abuse to power। तो यहाँ पे एक important बात क्या है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हमने कॉन्सेप्ट लिया, वी हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ब्रिटिश लॉ। वहां पे क्या होता है, दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज फॉलोड इन अ वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट सेंस। बट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लूप होल बना रखा है कि यहाँ डाल देंगे और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परव्यू से निकल जाएगा तो आप दोनों में रहो। देन इन दिस कंडीशन यू कैन से दैट डॉक्टर कलाम हैज ट्राइड टू एक्सरसाइज हिज वीटो पावर, और उन्होंने बोला कि हम इसको, क्योंकि आप में से कई लोग ज्यादातर टाइम पे हम लोग यही सोचते हैं कि मैंने भी शायद आप लोग को बताया था कि प्राइमरली दैट वाज ओनली ज्ञानी जैल सिंह who has effectively used the office of the veto power, but basically Gyani Jail Singh has used a different kind of veto power। Veto power is also subsequently categorized into different parts, जहां पे उन्होंने उसको अपने पास रख लिया, न साइन किया और न ही वापस भेजा, न रिजेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे what डॉक्टर कलाम हैज डन, डॉक्टर कलाम हैज रजिस्टर्ड हिज प्रोटेस्ट और डिसेंट आप कह सकते हो, और इसमें इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने सेशन को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करके ही हैज शोन हिज डिस्प्लीजर
displeasure the way the house was working. लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, we all are aware, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन भी मालूम है कि for the second time if the government, it means the council of minister, is going to send the same thing to the president, then for the second time he would be bound. तो दोबारा इनके पास भेजा गया, और दोबारा जब इनको भेजा गया तो then at that point of time he has no displeasure. तो एक तो हमने ज्ञानी जैल सिंह जी क्या देखा था, पॉकेट वीटो उन्होंने यूज किया था पोस्टल ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट के केस में. दूसरा हमने ये देखा कलाम साहब का, इन्होंने यूज किया था. इसके पहले 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी वीटो पावर यूज की थी. वन वाज रिलेटेड विद द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा एंड द सेकंड वन वाज रिलेटेड विद कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ. तो इन 2 चीजों में उनके कुछ मतभेद थे. Pandit Nehru has very firmly said that the president cannot, control the government. But actual power होती है वो उसमें सरकार के पास होती है. So that was office of profit 102 and 191 में एकदम सेम चीजें दी गई है. तो एक आप इसका इंटरप्रिटेशन देखोगे, इसमें आपको क्या समझ में आता है कि सारी पावर पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले रखी है, सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है कि जब मन किया हम किसी भी पोजीशन को या ऑफिस को हम बता दें कि अर्लियर दिस ऑफिस वाज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बट नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट प्रॉफिट इज नॉट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. सो वंस यू आर गोइंग टू डिक्लेयर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू non-profitable office, then in that circumstances there should be some logic, there should be some reasoning that on what basis earlier it was profitable and on what basis now it is not profitable. तो इसमें अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है. मोदी गवर्नमेंट ने अभी इसमें कमेटी बनाई है, और कमेटी बनाने का मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी लोकसभा के अध्यक्ष से, और लोकसभा के अध्यक्ष हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ पार्लियामेंट्री कमेटी एंड दिस कमेटी हैज 15 members, 10 members from Lok Sabha and 5 members from Rajya Sabha, and Mr. Satyapal Singh is the chairperson of this committee. So the basic purpose, is to define that what is the exact definition of office of profit and to avoid conflict between the parliamentary duty and the interest of a particular office. तो ये चीजें जो हैं आज के समय में इसको डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि in what circumstances ऑफिस शुड बी कंसीडर्ड एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और अगर आप उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हो तो फिर उसको किस ग्राउंड पे आप एग्जेम्प्ट करोगे. और इसका सिंपल सा पर्पस ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ऑफिस विच यू आर होल्डिंग एंड द ड्यूटी विच बेसिकली यू आर गोइंग टू परफॉर्म. तो ये आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है. इतना बताना आपके लिए जरूरी नहीं है कि इन what should be the consideration behind deciding that whether a particular office is office of profit or not, but this judgment is very much important, and the constitution of this committee is very much important, which is basically has been constituted just to define that in what circumstances a particular office should be considered as office of profit and on what ground we can declare that a particular office is not a. तो ये जो एक अनगाइडेड पावर थी ना पार्लियामेंट के हाथ में लॉ को अमेंड करने की, जिसको कि आप सरकार की पावर कह सकते हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश इस कमेटी के थ्रू की गई है. सो दैट इज ऑल अबाउट द जया बच्चन केस, और आई थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस और आया था विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट यहाँ पे इसको जैसे अभी एक पिटिशन फाइल हुई थी, PIL फाइल हुई थी, PIL फाइल थी, पिटिशन नहीं थी. एंड व्हाट वाज द ग्राउंड ऑफ दैट PIL, आप इसको सुनोगे, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी. इश्यूज में ये उठाया गया था कि सपोज obviously a member of parliament, he is drawing salary and he is also pensioner. अभी मान लो मैं पार्लियामेंट की सदस्य हूं, तो मैं तनख्वाह भी ले रही हूँ, मैं जो हूँ पार्लियामेंट के जो कार्रवाई है उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर आई बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी और आई बिलोंग टू द अपोजिशन. अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये हुआ था कि कुछ ऐसे, आपको पता है कि देयर आर सो मेनी एडवोकेट्स इन द एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द पार्लियामेंट. अब इसमें कुछ ऐसे MPs हैं जो वकील हैं, जो वकालत भी करते हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं.
So according to the Advocates Act, you cannot draw your salary once you are an advocate, and that is the only reason जो कि prohibit करता है that the professors cannot practice before any court of India, any court in India. So what is basically going to prohibit? The basic thing is you are on the payroll of the government and you are receiving salary from the government. So यहाँ पे important सवाल ये था कि when under the Advocates Act, if a professor is not allowed to practice on this ground that he is on the payroll of the government, then how these member of parliament can be allowed to practice and to be the member at the same time they are performing both the duties. और इसमें important चीज क्या है कि there is a conflict of interest also, क्योंकि हो सकता है जिस बिल का वो हाउस के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर जाकर के वो उसी बिल को in their personal capacity they are going to oppose that, or vice versa. So in that circumstances there is a clear cut conflict of interest, clear cut conflict of duties of a particular member of the house who is also an advocate. And the most important thing is, very categorically it is mentioned under the Advocates Act that once you are drawing salary from the government or you are on the payroll, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ये सारे सैलरीड होते हैं, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस हाउ दे शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस. बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को रिजेक्ट किया है, जो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि अगर रिजेक्ट करना था तो इसमें प्रॉपर आपको ग्राउंड दे करके इसका अच्छा सा रिजेक्शन होना चाहिए था. बट नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हेन अदर्स आर प्रोहिबिटेड, व्हाई नॉट एमपीज? जब तक वो एमपी रहेंगे तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये क्यों नहीं होना चाहिए? सो दैट इज अ मैटर, बट द पिटिशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया, आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी हो गया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. जो छोटे छोटे केसेस बच रहे हैं ना, इसको बाद में मैं खत्म करूंगी सबको एक साथ. एक इसमें नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक 5 में ज्यादातर तो मैंने आपके केसेस कराई दिए हैं इसमें. That is the legislative power of the executive, means the ordinance issuing power of parliament. This is something which is very 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 important, क्योंकि ordinance को इतना seriously हमारे यहाँ लिया नहीं जाता. But believe me, ordinance issuing power is a very important power of the president and the governor. President enjoys this power under Article 1, 2, 3, and the governor enjoys this power under Article 213. हाँ विवेक, पूछो, कुछ पूछना चाह रहा हूँ, पूछो भाई. मैम एक बार रिपीट करना. क्या चीज? मैम प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कौन सा आर्टिकल में मैम पावर एंजॉय? 1, 2, 3 प्रेसिडेंट का है, 213 गवर्नर का है. हाँ जिने मैम वो सैलरी और पेंशन पे कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एमपीस को लेके? यार मैंने उसको डिटेल में बहुत नहीं पढ़ा, पर वो डिसमिस कर दिया है, मुझे पता है. अब डिसमिस ऑन मेरिट है और विदाउट मेरिट है. हालांकि सुनने लायक मैटर था, बट इसको सुनना चाहिए था, बट इसको प्रॉपरली सुना भी नहीं है. मेरे ख्याल से पहले डिसमिस कर दिया, मतलब ओवरऑल ही डिसमिस्ड है. ओके मैम. लेकिन इसमें पॉइंट ये बड़ा लॉजिकल है. यस मैम. अगर आप सैलरीड हो तो प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? हाँ नहीं, वो पेंशन और सैलरी वाली एमपीस की वो तो काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है कि उनको पेंशन भी मिल रही है एंड दे आर एक्चुअली होल्डिंग अप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये तो डबल बोनस हो जाता है. और आप प्रैक्टिस भी करो जहाँ पे क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है. मैम लेकिन ये जो एमपीएस है मैम, लेकिन जो ये एमपीएस है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो नहीं है ना, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है. पब्लिक सर्वेंट तो है ना. उसमें एडवोकेट्स एक्ट में तो साफ साफ लिखा है ना कि आप पेरोल पे नहीं होना चाहिए, कहीं से आपको सैलरी ना आप ड्रॉ कर रहे हो. 5 साल तो सैलरी ड्रॉ करते हैं. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी ड्यूटी में कन्फ्लिक्ट है ना. दोनों ड्यूटी जो हाउस के अंदर और हाउस के बाहर कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा ये था, डिसाइड करने लायक मैटर था ये. बट एक बार मैं बताऊंगी देख करके कि किस ग्राउंड पे इसको रिजेक्ट किया. इफ दे हैव पास्ड अ स्पीकिंग ऑर्डर then I'll tell you on what ground it was rejected. हाँ सिद्धांत. मैम इंटरेस्टिंगली एक केस भी था ना रंजन गोगोई का, जब ही वाज एलिवेटेड टू राज्यसभा में जब मेंबर बने थे, तो ऐसे तो कोई चीफ जस्टिस तो बन भी नहीं सकते, तो देयर इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 6 months. उसके बाद भी एज ही इज अ चीफ जस्टिस वो रिटायर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस. तो हाउ कम ही वाज मेड द मेंबर ऑफ द राज्यसभा और उसके बाद अभी भी आई गेस ही इज स्टिल अ मेंबर. हाँ, he is still the member. He is still the member.
इंटरेस्ट आई गेस, तो अभी कैसे होता है उनका? अभी कैसे होता मतलब, तो उनके ही इज रिटायर्ड एंड यू आर सेइंग दैट द 6 months गैप इज रिक्वायर्ड ना। यस मैम, तो बट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना I guess उसके बाद। नहीं तो They can't- मैम सुप्रीम कोर्ट मैम तो लेकिन वैसे ये भी 6 प्रैक्टिस नहीं कर मंथ्स सकता। मैम लेकिन सुप्रीम ये कोर्ट 6 जजेस आर मंथ्स नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। हाँ, मैम ये 6 मंथ्स मैंडेटरी तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक गाइडलाइन थी। मुझे नहीं लगता मैंडेटरी है जो तुम बोल रहे हो ना सिद्धांत, इट्स नॉट मैंडेटरी। एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट अक्रॉस द कंट्री, नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जजेस आर अलाउड टू प्रैक्टिस, इसीलिए फिर इनके ये अब तो आर्बिट्रेशन करने लगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर दे आर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनी कमीशन, और नहीं तो अब तो आर्बिट्रेशन करते ही हैं। तो ये 6 months का जो तुम कह रहे हो ना, आई डोंट थिंक इट इज इट्स अ मैंडेटरी क्लॉज। ओके मैम, थैंक यू, आई विल चेक, आई विल रीड ऑन इट। बट मुझे हाँ याद हाँ, है रंजन गोगोई का केस वाज समथिंग डिफरेंट, लाइक ही वाज एलिवेटेड डायरेक्टली, तो उनकी कूलिंग डायरेक्टली ऑफ। वो इसलिए किया गया था ना कि जस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ही गॉट दिस पोजीशन, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच था? आई डोंट थिंक सो। ये आप मैम मॉरली कर सकते हो कि तुरंत रिटायर हुए तुरंत बन गए, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट टेक्निकल किसी पॉइंट पे गलत था, मुझे इसका डाउट है। एक बार चेक कर लेना, देख लेंगे अगर होगा कुछ तो। यस मैम, आई विल चेक। नहीं मैम, कुछ ऐसा नहीं था मैम उसमें। हाँ वही मैं कह रही हूँ, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल ग्लिच उसमें नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर नहीं था। हाँ रजत बताओ। मैम जैसे आपने जया बच्चन वाले केस में बताया कि मैम वो एमपी भी थी, साथ ही साथ वो फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन भी थी। तो मैम ऐसा नहीं हो सकता कि वो जैसे मैम वो फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड से मैम रिजाइन कर दे तो उनकी हाँ मेंबरशिप ये बच अच्छा जाए? सवाल है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उन्होंने क्लियर उसमें लिखा हुआ है। ये अच्छा सवाल है कि हम वहीं से रिजाइन कर देते हैं, मेंबरशिप से रिजाइन करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपने उसको होल्ड कर लिया देन इमीडिएटली यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो होल्ड करते ही आपका डिस्क्वालिफिकेशन पहले होगा, समझ गया ना? उसमें ये नहीं कि हम रिजाइन करके अब हम मेंबरशिप को मतलब ऑन द सेम डेट, the date on which you joined or that particular office, you became disqualified from the same date, तो retrospective disqualification होता है इसमें। मेरी बात समझ में आई? मैम इसमें वालों मैम को लेकिन जो हम लोग पार्लियामेंट से जो लॉ बनाए थे कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफिस को, उसको भी तो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते थे। नहीं, वो तो बाद में बना है ना, वो तो बाद में मैम बन करके उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट किया है। रेट्रोस्पेक्टिव तो कर ही सकते हैं मैम, ये क्रिमिनल लॉ को सिर्फ नहीं कर सकते रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई, अदरवाइज इसको तो कर ही सकते थे। उसमें नहीं किया है, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, इसके लिए तो लेजिस्लेशन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जा सकते। आपको पता है क्रिमिनल लॉज में नहीं, टैक्स लॉज में भी आपने देखा था जैसे किया था प्रणव दा ने, तो उनको फिर सरकार ने उसको वापस उसको लेना पड़ा। तो उसको तो लेजिस्लेशन को देखना पड़ेगा कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली कर सकते हो कि नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में पहले रेजिग्नेशन हो गया था, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है। और मैम मैंने एक आपको और अभी क्वेश्चन है मैम। एक मिनट, मैंने अभी आपको एक चीज सिंपल बताई ना, इसमें नहीं हो सकता विवेक, इसमें टेक्निकली नहीं हो सकता। जो मैंने अभी रजत को बताया कि द डे ऑन विच यू होल्डेड दैट पर्टिकुलर ऑफिस विच लाइज इन द कैटेगरी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इमीडिएटली यू बिकेम डिस्क्वालिफाइड। अब जो भी होगा ना वो उसके बाद होगा, समझ में आया ना? क्योंकि जिस दिन आपने होल्ड किया उस दिन से आप डिस्क्वालिफाइड हो गए, भले वो कभी भी डिसाइड हो मैटर। राइट मैम, और मैम यदि लॉ बनाने से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये लॉ भी तो इनवैलिड है, सुप्रीम कोर्ट की तभी तभी लॉ तो को भी तो। तभी तो जो है जस्टिस सॉरी प्रेसिडेंट कलाम साहब ने तभी तो ऑब्जेक्शन किया था कि आप ये मतलब मजाक बना रखा है कि अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, अब आपने लॉ बना दिया और बोल दिया अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। और वही व्यक्ति जो पहले रिजाइन करके कंटेस्ट किया वही फिर दो पोजीशन पे बैठा हुआ है। सो दैट्स व्हाई ना, दैट वाज द रीजन ऑफ हिज रिसेंटमेंट एंड दैट्स व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमेटी कि इसको प्रॉपर आप फॉर्मलाइज करो कि कब माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा। और अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नॉन प्रॉफिटेबल बना रहे हो देन व्हाट वुड बी दोस सर्कमस्टेंसेस, कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, अदरवाइज इट इज क्लियरली इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। थैंक यू राइट? मैम, थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू मैम। हाँ रजत। मैम जैसे आपने बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा एमपी का, तो मैम हाँ, उसको जो बेनिफिट्स, सैलरी बेनिफिट्स और मैम जो रेम्युनरेशंस मिले थे, क्या वो रिटर्न करने पड़ेंगे? अब ये तो पता करना पड़ेगा भाई, रूल्स में आइडली तो करने चाहिए, 100% करने चाहिए। और मैम एक क्योंकि और जनरल क्वेश्चन है। हाँ मैम बताओ। जैसे एक एमपी ने मैम 5 साल का टर्म पूरा किया और वो मैम दूसरी बार एमपी बना, तो मैम पहले टर्म से उसको मैम पेंशन मिलेगी? और नहीं, मैम वो
टर्म में आके मैम सैलरी भी ले रहा है। दूसरे टर्म में अगर उसको सैलरी मिल गई तो पहले टर्म की पेंशन कैसे ले सकता है? दोनों एक साथ नहीं ले सकता। दो बेनिफिट आप एक साथ अवेल नहीं कर सकते कि आप सैलरीड भी हो और आपको पेंशन भी मिले। दोबारा अगर आप आओगे तो आई डोंट थिंक कि आपको पेंशन मिलेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक मैम एमपीज के केस में है ये। आई थिंक उनको पहले प्रीवियस टर्म का पेंशन भी मिलता है, और अगर वो करंटली तो उन्होंने कोई स्पेशल अपने लिए पावर ले रखी होगी, अदरवाइज ये संभव नहीं है लीगली। मैम वो तो इसको अपने लिए तो कुछ भी कर लेते हैं, वो तो हो सकता है उन्होंने किया हो ऐसा, बट अगर अगर लीगली देखोगे ना या मॉरली भी देखोगे तो ये गलत लगता है। वैसे तो जाके चेक करना पड़ेगा, अगर केयर कर रहे हो तो कल बताना चेक करके कि उसमें कौन सा प्रोविजन है जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें इसको लेके ऑब्जेक्शन तो है इनकी पेंशन को लेकर के। हो सकता है सही बोल रहा हो आर्यन कि उनको पेंशन भी मिलती हो और वो सैलरी भी लेते हो, पर ये गलत है। ये गलत। अगर ये हो रहा है MLA होता है, if someone is MLA and then he became MP, then he will get pension of MLA. ये तो हो सकता है, ये तो बोल सब, क्योंकि दोनों पोजीशन अलग अलग है ना। इसमें तो फिर भी मुझे थोड़ा सा लॉजिकली करेक्ट लग रहा है, पर ये वाला तो गलत लग रहा है। लेकिन एक्ट में देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये लोग जिससे गवर्न होते हैं ना वो अपने रूल खुद ही बनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बहुत क्लियर बात नहीं कर सकते कि क्या लिखा हुआ है इसमें इन्होंने। मैम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि जो पेंशन होता है उसको कहते हैं डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड सैलरी। तो उनको सैलरी मिल रही है क्योंकि उनकी पोस्ट पहले थी वैसी, और अभी जो राज्यसभा एमपी हैं उनके उस पे वर्च्यू पे उनको सैलरी मिल रही है। तो हम लोग अलग अलग इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं इसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति एक है। लेकिन मैम उसके दो पोस्ट अलग अलग थे ना जो उसके कंकरेंटली हुए थे। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है। इट्स नॉट अ राइट इंटरप्रिटेशन। बट इस पे बहस करने से अच्छा है ना, एक बार जाके आर्यन बोल रहा है ना, तुम कल देख के आना इसको, या तुम में से कोई देख लेना इसमें क्या है। हाँ बताओ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में मतलब जैसे एजुकेशन एक्ट में अलाउड नहीं है। क्या कह रहे हैं? Am I हाँ audible? उदित बताओ। Does that mean that all the offices that are mentioned in the said Act of 1959 are the list of the offices exhaustive, or the Supreme Court are at power to decide or exempt any other office? Supreme Court cannot exempt. That is the prerogative of the Parliament. Supreme Court can only decide if it is not exempt office of profit or not. This is the only power which can be exercised by the Supreme Court. But whether once a office has been declared as profitable or office of profit, then उसको non profitable या office of profit की category से बाहर निकालने का जो prerogative है ना, वो Parliament के पास है, वो Supreme Court नहीं कर सकता है। So does that mean that any other office that is not mentioned in the said Act, the Supreme Court can interpret otherwise in that manner? हाँ, yes, the Supreme Court may decide that whether that particular office is an office of profit or not. जैसे इसमें इन्होंने बोला ना जया बच्चन ने कि हम तो कुछ लेते ही नहीं है, तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको क्या दिया जा रहा है। सो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि वो ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था। All right, ma'am. You got the answer? Yes, ma'am. Thank you. मैम रेट्रोस्पेक्टिव डिस्क्वालिफिकेशन में जो उसने बिल्स में या कहीं वोट डाला है या कुछ काम किया है तो उसका क्या होगा? नहीं, वो कैसे कर दोगे? वो अंडू नहीं हो सकता, वो अंडू नहीं हो सकता। और इसमें मेरे ख्याल से बेनिफिट्स भी इनको वापस नहीं करने पड़ते होंगे। लेकिन टेक्निकली ये डिस्क्वालिफाइड तब से होने का मतलब ये है ना कि जैसे अभी रजत ने पूछा कि अब हम रिजाइन कर दे रहे हैं, तो अब रिजाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन आपने ऑफिस को होल्ड किया आप उसी दिन से डिस्क्वालिफाइड थे। बट ये इसमें भी रूल्स में होगा ये कि ये बेनिफिट्स वापस करेंगे कि नहीं, इस पर हम लोग डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। इट मस्ट बी इन द रूल्स that with once they have been declared as disqualified, then basically what kind of liabilities they will have to hold. तो इसको रूल्स से पढ़ के ही समझ में आएगा, ऐसे बात करने से हम लोग हवा में मारते रहेंगे तीर, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि डिस्क्वालिफाइड जिस दिन ऑफिस को होल्ड करेंगे, जब अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में आ गया तो उसी दिन से डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। हाँ बताओ, आगे बढ़े कि कुछ और सवाल है? मैम सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया था मैम जयललिता के केस में, तो मैम उनको डिस्क्वालीफाई किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लास्ट में कि जो भी डिसीजंस अब तक इन्होंने लिए हैं जो लीगली वैलिड हैं वो मतलब वो वैलिड ही रहेंगे। अरे तो तुम लोग खुद ये समझो ना, कॉमन सेंस की बात है कि आप कंप्लीट यू टर्न नहीं ले सकते हो।
इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्होंने वो तो जो लीगली लिए वो तो ऑलरेडी भी लीगली ही है, बट ये अच्छा है कि उनके सारे जजमेंट्स को अंडू नहीं किया, क्योंकि अगर कर देते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, दैट इज ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस। ऐसा इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते कि जिसको आप इम्प्लीमेंट ही ना करा सको। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए जयललिता के केस में उन्होंने ये बोला था। अब बोलो कि आप साल भर 2 साल रहे हो तो जितनी आपने योजनाएं शुरू करी सब खत्म हो जाएंगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो डिस्क्वालिफाइड तो हुई वो उसी दिन से, जिस दिन से वो अपॉइंट हुई चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने जो डिसीजंस लिया था ना, वो सारे डिसीजंस नलिफाई नहीं हो गए, वो वैलिड रहेंगे। क्योंकि अगर आप ये इंटरप्रिटेशन कर दोगे ना तो आप बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दोगे, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। समझ अटल जी गए? का केस ले सकते हैं मैम। क्या कह रहे हैं आयुष? मैम अटल जी का केस ले सकते हैं कि उनकी मेजोरिटी नहीं थी तब भी वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी डिसीजंस लिए, तो उनके सारे डिसीजंस वैलिड ही थे उस समय। प्राइम मिनिस्टर नहीं थे डिसीजन लिए मतलब? मैम प्राइम मिनिस्टर वो 13 डेज के लिए ही थे, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन तभी डिसीजन तो उन्होंने लिए ही थे उस समय भी। नहीं, कोई मेजर आप पॉलिसी डिसीजन उस समय नहीं ले सकते हो। आपका अगर बहुमत नहीं साबित है तो आप प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हो, बट यू कैन नॉट टेक एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन। तो मैम उसके बाद फिर एक वोट से उनकी गिर गई। हाँ तो गिर गई, तो फिर वो अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाया ना 13 दिन में। तो उस 13 दिन में ऐसा नहीं कि वो अनिल कपूर वाली मूवी हो गई कि एक दिन का सीएम बन गया और पीएम बन गया, उससे सारे डिसीजन ले लिए। आपको अपनी मेजोरिटी जब तक आप प्रूव नहीं कर देते हो तब तक आप कोई भी मेजोरिटी डिसीजन मतलब मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। हाँ ठीक है। अब जरा आप लोग 1 2 3 पे आ जाओ। नहीं अब नहीं। हाँ बताओ। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ बताओ अतुल। Okay, ma'am. Ma'am, is there any bar on how many offices can be exempted from the purview of office of नहीं है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने, हालांकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, पर जितना मुझे समझ में आया है उसका एक जनरल ओवरव्यू से, उसमें कुछ भी नहीं है कि कितने ऑफिसर्स। वो उन्होंने क्या कर रखा है, पूरी पावर अपने हाथ में ले रखी है, और कुछ ऑफिसर्स उसमें मेंशन्ड हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से। तो अगर आपने कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया तो आप तो डिस्क्रिशन को मिसयूज भी कर सकते हो ना, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के केस में किया कि पहले उसी ऑफिस को, फिर तो आपने इलेक्शन लड़ा करके पैसे ही बर्बाद किया। रेजिग्नेशन दिला करके इलेक्शन लड़ाने का मतलब क्या हुआ, अगर फिर जीत के आने के बाद आपने उसी ऑफिस को बता दिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। सो दैट्स व्हाई कलाम साहब वाज वेरी मच एंग्री ना कि ये कैसे हुआ है, मतलब इट्स अ जोक, यू आर प्लेइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैंने आप चीज को आपको बोला ना कि हर चीज में। हाँ बोलो मैम। यहाँ पे तो टेक्निकल ग्लिच आ जाता है जहाँ पे भी मैम यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आ जाता है जहाँ पे भी यूनियन टेरिटरीज में, जैसे हम दिल्ली में ले लें तो दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास पावर होती है डिसीजंस लेने की, जो भी मेन। तो अगर कोई भी लॉ पास करती है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और उसको अगर गवर्नर रेक्टिफाई नहीं करता, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। और मैम यहाँ पे हमने केस देखा था 2018 में भी, जहाँ पे नियरली 36 MLAs का केस ये गया था। नॉर्मल स्टेट्स में तो गवर्नर एक्सेंट दे देते हैं, लेकिन यस मैम नॉर्मल स्टेट्स में तो गवर्नर एक्सेंट दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने लिया था यूनियन टेरिटरीज के साथ वो जो डिसीजन तुम्हारा था ना दिल्ली वाला, वो इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे लिया गया था ना। डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी डिसीजन होगा, चाहे वो यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर हमेशा इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन में करेंगे। ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। 103 देखना, आर्टिकल 103। यूटीज के केस में तो ऐसे टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं ना मैम। यूटीज के केस में देखो थोड़ा सा तो डिफरेंट होता है, क्योंकि उनकी जो है अपनी एक स्टेट लेजिस्लेचर होने के, लेजिस्लेटिव असेंबली होने के बावजूद भी जो आपका एलजी होता है वो काफी पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू अदर हेड्स ऑफ द स्टेट। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हमेशा है ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे जोर दिया जाता है ना। दिक्कत आप हमेशा वहीं पे आती है जब आउट ऑफ द वे जाकर के आप कुछ करना चाहते हो। और अब एक ये तरीका भी हो गया है गवर्नमेंट्स में ना, एक दोनों तरीके से होता है। सेंटर भी कंट्रोल करना चाहता है और स्टेट्स भी कई बार, यानी यूटीज ना कई बार विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं।
तो वो ऐसी चीज को आगे बढ़ाती हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और जब ऊपर रुक जाता है तो कहते हैं कि हम तो करना चाह रहे थे, इन्होंने हमें करने नहीं दिया। तो दैट्स व्हाई इन एथिक्स, इन पॉलिटिक्स में एथिक्स, अदरवाइज ऐसे कन्फ्रंटेशन होते हैं, और जब होते हैं तो दिल्ली में तो हम लोगों ने 50 केसेस देखे। ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन, यू कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट एंड टू द सुप्रीम कोर्ट to decide that whether the role which is going to be performed by the UT government in that particular role, up to what extent the interference of the LG should be allowed. तो नॉर्मली अच्छी हेल्दी गवर्नेंस तो ये होती है कि ये कन्फ्लिक्ट होने नहीं चाहिए, और अगर हो तो शीला दीक्षित भी रही है बहुत लंबे समय तक, पर आपको कभी वो कन्फ्लिक्ट नहीं मिला। तो ये ट्रेंड भी चलता जा रहा है, और इस पर हम लोगों ने फेडरलिज्म पे काफी डिस्कस किया था। इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी ट्रेंड। अभी भी बहुत सारे इश्यूज हुए, हम लोगों ने देखा अभी 26 जनवरी पे भी काफी बवाल हुआ, 2 स्टेट्स की झांकियां नहीं आई थी, और उसमें भी तो अब उसमें वो सरकार कहती है कि हम तो नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हर साल कुछ स्टेट्स की निकलती हैं। उन्होंने बोला कि आपने तमिलियंस पे वो किया, और एक तमिल आइडेंटिटी का इशू उठाया गया। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो उसको पॉलिटिक्स को लीगली समझने के लिए, इट्स अनलेस एंड अनटिल लीगली तो आप कुछ और समझोगे, बट एक्चुअल में जो होता है ना कई बार कुछ और होता है, तो दोनों में बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है। So, but in any case, if the state government feels, or the government of the union territory feels that their rights or their allotted area has been infringed by the central government, then in that circumstances they have all right to approach to the Supreme Court or to the High Court for the appropriate order. ठीक है ना, और वही अल्टीमेट अथॉरिटी भी वही होगी। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली आप जाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है टू डील विद सच काइंड ऑफ इश्यूज। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मैटर पे डिपेंड करता है। मैम आपका ओपिनियन क्या है, दिल्ली को स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए? मिल ही नहीं सकता, मैं तो कह रही मिल ही नहीं, टेक्निकली नहीं मिल सकता। लेकिन मैम ये सारे पार्टीज ने पहले भी प्रॉमिस किया है, वो तो कर सकते हैं। मतलब करने में क्या जाता है, प्रॉमिस करने में कुछ ज्यादा लीगली कर तो सकते हैं, लीगली तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इतने जबरदस्त होंगे ना, कोई सरकार मुझे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देके दिखा दे, असंभव है। क्योंकि आपकी पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल दिल्ली से खत्म हो जाएगा जिस दिन आपने स्टेट को फुल अथॉरिटी दे दी। वहां पे अगर दिल्ली सरकार और सेंटर के रिलेशन अच्छे हैं तब तो सेंटर चलेगा ढंग से, और अगर नहीं अच्छे हैं तो सेंटर की नाक में दम कर देगा स्टेट। मैम लेकिन और भी कंट्रीज के कैपिटल में तो होता है, और भी कंट्रीज के कैपिटल में तो ऐसा है। और कंट्रीज में हो ना हो, यहाँ नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस उसके समझो, आपकी सारी कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, पूरे देश के वीवीआईपीज यहाँ बैठते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर बैठता है, आपका प्रेसिडेंट बैठता है, आपके जो है पूरी कैबिनेट मिनिस्टर बैठती है। ऐसा दिन आ जाएगा ना कि उनको जमीन का एक टुकड़ा चाहिए होगा कि हमें किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है या किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, दिल्ली सरकार बोलेगी हम देंगे ही नहीं। या मान लो उनकी सिक्योरिटी का मुद्दा, उनकी सिक्योरिटी को कौन इंश्योर करेगा? आज एक किसी देश के जो एम्बेसडर है उसका बाल भी बांका हो जाए तो आप समझते हो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अभी हमने जैसे पंजाब में देखा, ये प्रपोजल दिया गया मैम कि एनडीएमसी का एरिया छोड़ के दिल्ली स्टेट को दे सकते हैं, तो दिया ना, कुछ तो इन्होंने कंट्रोल में लिया ना। पूर्ण स्टेट में सारी चीजें सरकार के ही हाथ में होती हैं, तो वो तो अभी भी है कि आपने जो है सिर्फ पुलिस को और लैंड को अपने कंट्रोल में कर रखा, बाकी सब तो इसी के हाथ में है ना, दिल्ली सरकार के हाथ में। लेकिन मैम दिल्ली की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है, फिर भी गवर्नमेंट के पास पॉपुलेशन तो इंडिया की चाइना से भी ज्यादा हो जाएगी, तो तुम चाइना थोड़ी ना हो जाओगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने स्टेटस को आप देखोगे ना कि हमारे लिए क्या कंफर्टेबल है। समझ में आया ना? यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं संभव है, और संभव हो भी नहीं सकता जितनी मेरा कॉमन सेंस और क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना यार, राजनीति बड़ी खराब है। तो यहाँ पे जैसे किसी के हाथ में पावर आती है ना, सबसे पहले उसको मिसयूज करना सीखता है। और सेंटर और स्टेट के बीच में अगर ऐसा कन्फ्रंटेशन हो जाए जैसा अभी दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच में चलता है, तो सेंटर का यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए संभव नहीं है। ड्यूरिंग कोविड इसलिए पुलिस को भी नहीं दिया जाता दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि वीवीआईपी की पूरी सिक्योरिटी जो है वो आपकी सेंटर के कंट्रोल में होती है। अगर वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में चली जाए और कल कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए किसी एम्बेसडर के अगेंस्ट में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
समझ रहे हो, इसीलिए नहीं दिया जाता। दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो मुझे लग रहा है कोई भी ऐसी नहीं थी जिसने वादा ना किया हो कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पर दिल्ली के लिए संभव नहीं है, बाकी कहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ दिल्ली। राइट मैम, थैंक यू। है ना, ठीक है। चलो अब तो तुम्हारा क्या ही शुरू होगा, ये क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस। अभी काम करते हैं इसको, कल करके ना इसको खत्म ही करते हैं। इसमें एक ही मेन केस है और इसको कल हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रोविजंस भी डिस्कस करते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनेंस की पावर क्यों दी गई थी, इसका पर्पस क्या था, ये कैसे एक्सरसाइज होती है और ये कहाँ तक जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर को पावरफुल बना देती है, और अगर इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है तो क्या रिस्ट्रिक्शन है। बिकॉज रिमेंबर दिस इज नोन एज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो कल मिले फिर। हाँ बताओ श्रेयांश। मैम मेरा क्वेश्चन जुडिशरी से है, क्या हाई कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए लॉ को रिव्यू कर सकती है? हाई कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए लॉ को रिव्यू कर सकती है और उसे देखो उसका रीजन मैं बता दूं। अच्छा सवाल है तुम्हारा, उसका रीजन मैं तुम्हें बता दूं। जैसे मान लो सेंटर जो लेजिस्लेशन बनाता है, ठीक है, उससे अफेक्ट तो कोई भी सिटीजन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं अफेक्टेड हूं और मान लो मैं केरला में हूं, तो मुझे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आने का थोड़ी ना कोई हुआ है, फिर तो मुझे जस्टिस कैसे मिलेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की रिट इश्यूइंग पावर सेम दी गई है। अब इसमें ये अलग बात है कि तुम लॉ में कौन से लॉ को चैलेंज करने की बात कर रहे हो और उसके किस कॉन्टेक्स्ट में उसको चैलेंज करने की बात कर रहे हो। लेकिन हाँ, दोनों की पावर क्योंकि सेम है, तो 226 और 32 में दोनों की पावर सेम होने के कारण, लेकिन कहीं कहीं पे जब आप देखोगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वहां पे हाई कोर्ट्स के पास कोई पावर नहीं होती है। मैम जैसे स्टेट, हाँ अगर मतलब अगर कोर्ट के डिसीजन में वो नल एंड वॉइड हो जाता है, तो क्या वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा या फिर रहेगा? क्या हो जाता है मैम? अगर हाई कोर्ट अगर उसे मतलब इनवैलिड डिक्लेयर करती है, तो क्या वो ऑपरेट होना सीज हो जाएगा उसका, उस लॉ का पूरे ऑल ओवर इंडिया से? नहीं, आप वो तो नहीं, वो तो अपील में जाओगे ना फिर आप। जो भी हारता है वो अपील में जाता है ना। जैसे तुम देखो राष्ट्रपति शासन के जितने भी केसेस हैं, सबसे पहले हाई कोर्ट में आते हैं। लगाया किसने? सेंटर ने। लगा कहाँ? स्टेट पे। तो अफेक्ट तो स्टेट हुआ ना। सेंटर ने कोई लेजिस्लेशन बनाया, बीइंग अ सिटीजन अगर मुझे लग रहा है कि मेरा राइट वायलेट हुआ, तो मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगी ना, मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जाऊंगी। मैम क्वेश्चन ये है कि सपोज अभी दिल्ली हाई कोर्ट जो मैरिटल रेप वाला इशू चल रहा है उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, और जब तक ये अपील में जाएगा तो तब तक क्या ऑल ओवर इंडिया में डिसीजन एप्लीकेबल होगा? ऑल ओवर इंडिया में? यस मैम। तुमने ये बोला, एक मिनट, तुमने ये कह रहे हो कि कोई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पास कर दिया और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, ये बोल रहे हो ना? हेलो? यस मैम। हाई कोर्ट में अगर उसको चैलेंज किया गया है, नहीं, इसमें एक चीज आप ये देखना कि अगर किसी लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को आप चैलेंज करते हो, दो चीजें इसमें, एक तो इसमें रिट की बात होती है, और रिट की बात का मतलब क्या हुआ? द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, he has filed a petition before any court, and in that circumstances the remedy can be granted to him. The another thing is you are going to challenge the constitutionality of something, so the constitutionality can also be challenged before the high court undoubtedly, unless and until the constitution specifically gives power to the Supreme Court, that the Supreme Court has original jurisdiction under under these circumstances or under some specific circumstances, जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के केस में। अदरवाइज अगर हाई कोर्ट में अगर ऐसा होता भी है, तो उसमें अभी तक मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है। होता तो है ये कि हाई कोर्ट उसको करता है, स्ट्राइक डाउन करता है, या जैसे अभी आपका व्हाट्सएप वाला ही केस आया था, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद मैटर जो है, लेकिन उस केस में अभी तक कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ना गई हो, पर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी कर सकता है हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की हाँ बिल्कुल कर सकता है, अगर आपके पास पावर है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो रिव्यू, हाई कोर्ट के पास रिव्यू करने की पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसीलिए जब आप ट्राइब्यूनल्स में और इसमें देखते हो, इसमें मेन डिफरेंस तो यही है ना कि ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिव्यू नहीं कर सकते, बट हाई कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिव्यू करने की, ओके, थैंक यू है ना? हाँ अंजने, मैम आई थिंक विवेक व्हाट